हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र सिसवा एंड वेलकम टू उड़ान। आज हम डिस्कस करेंगे डेली क्विज ऑफ 22 अप्रैल 2020। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ यह एक करीबी नेटवर्क है जिसका उपयोग दूरस्थ उपयोगकर्ताओं या क्षेत्रीय कार्यालयों को कंपनी के निजी आंतरिक नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड इज़ यह सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा तंत्र का उपयोग करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। स्टेटमेंट थर्ड इज़ इसका उपयोग भू प्रतिबंध और सेंसरशिप को दरकिनार करने या इंटरनेट पर व्यक्तिगत पहचान की रक्षा करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ने के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए इज़ केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसे। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन एक नेटवर्क है जिसमें आम तौर पर इंटरनेट किसी कंपनी के निजी आंतरिक नेटवर्क में दूर दराज के उपयोगकर्ताओं या क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ने के लिए सार्वजनिक तारों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह निजी नेटवर्क को सुरक्षित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा तंत्र का उपयोग करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और डेटा को बाधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इस प्रकार के नेटवर्क को एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सुरंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें दूरस्थ उपयोगकर्ता और कंपनी नेटवर्क के बीच डेटा संचारित करना है। व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रकार के वीपीएन में से एक को वर्चुअल प्राइवेट डायल अप नेटवर्क वीपीएनडी कहा जाता है। वीपीडीएन एक उपयोगकर्ता से लैन कनेक्शन जहां दूरस्थ उपयोगकर्ताओं को लैन से जोड़ना होना आवश्यक है। ओके, सॉरी, ये यहाँ पे ये वीपीएनडी है, इसे करेक्ट कर लेना। इसका उपयोग इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा भू प्रतिबंध और सेंसरशिप को दरकिनार करने के लिए वीपीएन के साथ अपने कनेक्शन को सुरक्षित करने या इंटरनेट पर गुमनाम रहने के लिए व्यक्तिगत पहचान और स्थान की रक्षा के लिए प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज यह केवल उन व्यक्तियों की कोशिश करता है जिन पर नरसंहार के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध, आक्रमण के अपराध और युद्ध अपराधों के आरोप हैं। स्टेटमेंट सेकेंड इज संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य स्वचालित रूप से आईसीसी के सदस्य बन जाते हैं। स्टेटमेंट थर्ड इज़ यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। स्टेटमेंट फोर इज़ भारत आईसीसी का सदस्य राज्य है। बिल्कुल नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए केवल 1 और 3। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसे। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के साथ आरोपित व्यक्तियों की जांच करता है, जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, आक्रामकता का अपराध। आईसीसी को 2002 के रोम संविधि के तहत स्थापित किया गया। रोम संविधि एक बहुपक्षीय संधि है जो आईसीसी के मूलभूत और शासी दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। आईसीसी दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों को पूरक बनाना है और इसलिए यह अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग केवल तभी कर सकता है जब कुछ शर्तें पूर्ण हों, जैसे कि जब राष्ट्रीय अदालतें अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ है,
या जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या व्यक्तिगत राज्य न्यायालय को स्थितियों का संदर्भ लेते हैं। केवल वे राज्य जो रोम संधि के पक्षकार आईसीसी के सदस्य बन सकते हैं। भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है क्योंकि यह रोम संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संकलित और प्रकाशित देशों की वार्षिक रैंकिंग है? ऑप्शन ए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी हरित शांति, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। एंड एक्सप्लेन करते हैं इसे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पिछले वर्ष में देशों की प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन के आकलन के आधार पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित देशों की वार्षिक रैंकिंग है। यह पत्रकारों, समाचार संगठनों और देशवासियों की स्वतंत्रता पर विचार करता है और अधिकारियों द्वारा प्रत्येक की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए प्रयासरत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन WPI के संदर्भ में सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया गया है। स्टेटमेंट सेकेंड इज WPI का उपयोग करके मुद्रास्फीति पर नज़र रखने का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। स्टेटमेंट थर्ड इज इस सूचकांक में प्रमुख दोष यह है कि जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है। ऐसा तो जनता कभी नहीं करेगी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी केवल 3। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसे। WPI थोक वस्तुओं की एक प्रतिनिधि टोकरी की कीमत है। भारत ने मुद्रास्फीति को मापने के लिए नए CPI को अपनाया है। WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों के बजाय निगमों के बीच व्यापार किए गए सामानों की कीमत पर केंद्रित होता है, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु पर सभी लेन देन शामिल है। WPI का उद्देश्य मूल आंदोलनों की निगरानी करना जो उद्योग विनिर्माण और निर्माण में आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं। यह वृहद आर्थिक और सूक्ष्म आर्थिक दोनों स्थितियों का विश्लेषण करने में मदद करता है। इस सूचकांक के लिए प्रमुख दोष यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है। अखिल भारतीय WPI का आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 में 2017 में संशोधित किया गया है। ध्यान रखना है भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज संप्रीति 9 भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। सेकेंड इज इंद्रधनुष 5 2020 भारत और UK की वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास। स्टेटमेंट थर्ड इज अजय वॉरियर 2020 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। एक्सप्लेन करते हैं। संप्रीति 9 यह भारत और बांग्लादेश के मध्य हाल ही में कहाँ मेघालय के उमरोही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंद्रधनुष 5 यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हाल ही में उत्तर प्रदेश में वायुसेना स्टेशन हिंडौन में आयोजित संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। नेक्स्ट इज अजय वॉरियर 2020 यह भारत और UK के मध्य हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना PM आशा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में आता है? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। एक्सप्लेन करते हैं इसे। PM आशा कृषि मंत्रालय के तहत PM आशा का लक्ष्य खरीद प्रणाली में खामियों को दूर करना, MSP प्रणाली में मुद्दों का समाधान करना और किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना है।
यह 2022 तक किसी की आय को दोगुना करने के लिए समग्र दृष्टिकोण का अभिनव है। यह योजना 2018 के लिए केंद्रीय बजट में घोषित किए गए अनुसार किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमएसपी में वृद्धि, राज्य सरकारों के साथ समन्वय में खरीद तंत्र को मजबूत करने, किसान की आय में सुधार करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन से कारक एक क्षेत्र में जूनोटिक रोग के प्रकोप के कारण हो सकते हैं? स्टेटमेंट 1 इज वनों की कटाई, सेकेंड इज शहरीकरण, थर्ड इज जानवरों की आबादी का उच्च घनत्व, फोर्थ इज बंदी पशु प्रजनन, फिफ्थ इज जंगली खाद्य बाजार। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3, 4 और 5, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। आइए देखते हैं वनों की कटाई के कारण क्या होता है। जैव विविधता का नुकसान, कमज़ोर पड़ने वाले प्रभाव द्वारा जेनेटिक रोगों के संचरण का प्रभाव पड़ता है। ये तर्क दिया जाता है कि उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में अधिक प्रजातियां वेक्टर को बनाए रखती है, यदि कम प्रजातियां हैं तो रोग का बोझ अधिक है। वनों की कटाई पारिस्थितिकी तंत्र विविध प्रजातियों के बीच प्राकृतिक संतुलन को बाधित करता है। वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में जल के पोखर में अम्लता में कमी आई है और गंदा जल मच्छरों के लिए बेहतर प्रजनन स्थल है। जनसंख्या विस्तार और शहरीकरण के कारण मानव बस्तियों का अतिक्रमण प्राकृतिक आवासों में हो जाता है, जो मानव और वन्य जीवों के बीच संपर्क को बढ़ाता है और इससे जूनोटिक रोगों के संचरण में आसानी होती है। जानवरों की आबादी का घनत्व बढ़ गया। पशु मनुष्य में जिंकोटिक एजेंटों की बढ़ती आवृत्ति का संभावित जोखिम ले सकते हैं, जैसे तपेदिक और ब्रुसेलोसिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। आभासी वास्तविकता VR का उपयोग मनोरंजन अनुप्रयोगों में सबसे अधिक किया जाता है, जैसे कि वीडियो गेमिंग और 3D सिनेमा। मनोरंजन के अलावा निम्न में से किस डोमेन में VR का उपयोग किया जा सकता है? फर्स्ट इज सामाजिक विज्ञान, सेकेंड इज मनोविज्ञान, थर्ड इज शारीरिक पुनर्वास, फोर्थ इज डिजिटल मार्केटिंग के लिए वैकल्पिक चैनल, फिफ्थ इज अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 4 और 5, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेन करते हैं इसे। सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान में आभासी वास्तविकता एक नियंत्रित वातावरण में बातचीत का अध्ययन करने और दोहराने के लिए एक लागत प्रभावी उपकरण प्रदान करती है। इसका उपयोग चिकित्सीय हस्तक्षेप के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए VRET, जो चिंताजनक विकारों जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD और फोबिया के इलाज के लिए एक्सपोजर थेरेपी का एक रूप है। दवा में नकली VR सर्जिकल वातावरण पहली बार 1990 के दशक में विकसित किया गया था। 2000 के बाद से भौतिक पुनर्वास में आभासी वास्तविकता का उपयोग किया गया है। कई अध्ययनों के बावजूद परिष्कृत और महंगे उपकरणों के बिना अन्य पुनर्वास विधियों की तुलना में इसकी प्रभाविकता का अच्छा गुणवत्ता प्रमाण पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए अभाव। इसका उपयोग सीखने वालों के लिए एक आभासी वातावरण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जहां वे असफलता के वास्तविक विश्व परिणामों के बिना अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा, सैन्य अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, उड़ान सिमुलेटर, खान प्रशिक्षण, वास्तुकला डिज़ाइन, ड्राइवर प्रशिक्षण और पुल निरीक्षण में इसका उपयोग और अध्ययन किया गया है। इमर्सिव VR इंजीनियरिंग सिस्टम किसी भी भौतिक प्रोटोटाइप की उपलब्धता से पहले वर्चुअल प्रोटोटाइप देखने के लिए इंजीनियरों को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। मंदी की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
स्टेटमेंट फर्स्ट इज मंदी को आर्थिक गिरावट के एक चौथाई के बाद मान्यता प्राप्त है, जैसा कि जीडीपी द्वारा रोजगार जैसे संकेतकों को ध्यान में रखते हुए परिलक्षित होता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज मंदी का अर्थ जीडीपी विकास दर का कम होना है, जबकि डिप्रेशन का अर्थ वास्तविक जीडीपी में कमी है। थर्ड इज मंदी संरचनात्मक मुद्दों से स्वतंत्र है और चक्रीय आर्थिक मंदी के कारण है। स्टेटमेंट फोर इज मंदी से निपटने के लिए सरकार को राजकोषीय घाटे में कटौती करके मौद्रिक नीतियों को दृढ़ करना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, केवल 1 और 4 एंड ऑप्शन डी इज़ केवल 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी केवल 2। देखिए, बात करें, मंदी एक व्यापक आर्थिक शब्द है जो सामान्य आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण गिरावट को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर आर्थिक गिरावट के 2 लगातार तिमाहियों के बाद मान्यता प्राप्त है, जैसा कि जीडीपी द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि रोजगार जैसे संकेतक। मंदी की कामकाजी परिभाषा नकारात्मक आर्थिक विकास की लगातार 2 तिमाहियों के रूप में जो देश के जीडीपी द्वारा मापी जाती है। अवसाद के दौरान वास्तविक जीडीपी घटता है, न कि केवल जीडीपी वृद्धि की दर में कमी होती है। इसका अर्थ है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम होगा। दूसरी ओर मंदी जीडीपी विकास दर के कम होने को दर्शाता है। सामान्य परिभाषाओं के अनुसार मंदी लगातार 2 तिमाहियों के लिए नकारात्मक जीडीपी विकास दर है। मंदी से अर्थव्यवस्था की वृद्धि बाधित होती है। ऐसी स्थिति में आर्थिक संकेतक जैसे जीडीपी, कॉरपोरेट लाभ, रोजगार आदि में गिरावट आती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। लोकपाल के कार्यालय की स्थापना के लिए सबसे पहले सिफारिश की गई थी। ऑप्शन ए राजमन्नार कमेटी, ऑप्शन बी पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन सी दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन डी संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना के लिए लोकपाल की स्थापना की गई थी। लोकपाल सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और संबंधित मामलों के लिए एक सांविधानिक निकाय है। भारत में लोकपाल की अवधारणा की पहली बार 1960 में तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तावित किया था। 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की। 2002 में राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की भी सिफारिश की गई। 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की कि लोकपाल का कार्यालय स्थापित किया जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स FATF के संबंध में गलत है? ध्यान रखना है, गलत है। फर्स्ट इज डार्क ग्रे सूची का अर्थ है देश की कड़ी चेतावनी जारी करना ताकि संबंधित देश को आतंकी वित्त पोषण के विरुद्ध अपने कार्यों में सुधार करने का एक आखिरी मौका मिल सके। सेकेंड इज FATF की काली सूची में सीरिया, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी केवल 2। देखिए, बात करें FATF के नियमों के अनुसार ग्रे और ब्लैक सूचियों के बीच एक आवश्यक चरण है जिसे डार्क ग्रे कहा जाता है। डार्क ग्रे सूची का अर्थ है एक मजबूत चेतावनी जारी करना ताकि संबंधित देश को आतंक के वित्तपोषण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का एक आखिरी मौका मिल सके। FATF की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार केवल 2 देश ईरान और उत्तर कोरिया FATF की काली सूची में है। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा डेली क्विज़ समाप्त होता है। और आपको अच्छा लगा ये डेली क्विज़ तो शेयर कीजिए इसे। और हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे उड़ान अकेडमी के नाम से, डाउनलोड दैट ऐप एंड यू विल गेट स्टडी मटेरियल जो आप एक्सेस कर सकते हो फ्रीली वहाँ से।
और टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो आप, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे, दैट यू विल गेट इवन 2 रुपीज़ ऑल्सो। 2 रुपये में भी हम टेस्ट सीरीज़ सेल कर रहे हैं, तो 2 रुपये में भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, जो कि एकदम न के बराबर है, फ्री है बिल्कुल। सो टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप, और कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।